अस्सलाम वालेकुम। की हमने फाइंड आउट किया है कि 5 ह्यूमन डायमेंशंस होते हैं: फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। आज हम बात करेंगे फिजिकल डायमेंशन की, जो कि पहला डायमेंशन हमने आइडेंटिफाई किया है। और इस डायमेंशन में हमने 4 चीजें आइडेंटिफाई की हैं जो इंसान को जरूरत है: फूड, स्लीप, सेक्स एंड एक्सरसाइज। अब हम वन बाय वन इस पे बात करेंगे। जब हम बात करते हैं फूड की, तो हमें जिन चीजों की जरूरत है वो 5 हिस्सों में या 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है उसको: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हम बात करेंगे कोर फूड एंड इट्स वैल्यू की। कोर फूड से क्या मुराद है और ऑक्सिलरी फूड से क्या मुराद है? कोर फूड जो है वो मेनली हम प्रोटीन पे बात कर सकते हैं। प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो कोर फूड में आएगा। इसमें हम जो चावल, रोटी, गोश्त, सब्जी, ये जो चीजें हम खाते हैं ये कोर फूड है। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमारे लिए टेस्ट इसकी वैल्यू है, यानी टेस्ट के बेसिस के ऊपर हम ये फूड की चॉइस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई खाना खाना चाहते हैं तो उसमें हमें कौन सा फूड लेना चाहिए, चावल लेना चाहिए, रोटी लेना चाहिए, गोश्त, सब्जी, ये हम डिसाइड करते हैं उसके टेस्ट के बेसिस के ऊपर। तो टेस्ट जो है वो इसका एक वैल्यू है। अब हम आ जाते हैं ऑक्सिलरी फूड के ऊपर। 3 वक्त का खाना तो हम खा लेते हैं, उसके बाद क्या फ्रूट खाते हैं, क्या आइसक्रीम खाते हैं, क्या केक खाते हैं, क्या मिठाइयाँ खाते हैं? अगर खाते हैं तो ये ऑक्सिलरी फूड का हिस्सा है, मेन फूड नहीं है, ये ऑक्सिलरी फूड है। अब हमें देखने की ज़रूरत ये है कि ऑक्सिलरी फूड में हमें क्या खाना चाहिए। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऑक्सिलरी फूड में आप फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स रखिए। क्यों? कोर फूड तो आपने ले लिया, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि प्रोटीन का की जो मकदार है वो ज़्यादा होना चाहिए, फैट का मकदार कम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का भी कम होना चाहिए। सब्जियों में सब्जी ज़रूरी है इसलिए कि उसमें फाइबर्स होते हैं, तो सब्जी ज़रूर खाना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि बड़े का गोश्त या गाय का गोश्त नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। गाय के गोश्त में ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं। जो लोग किसी वजह से हाइपरटेंशन का शिकार हैं या किसी और बीमारी का शिकार हैं, वो बेशक चिकन खाएं, लेकिन मेनली बड़े का गोश्त डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। वेजिटेबल्स का मैंने आपको बताया कि वो फाइबर के लिए हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हमें इस्तेमाल करना चाहिए विटामिन और मिनरल्स के लिए। फ्रूट्स में विटामिन्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में मिनरल्स होते हैं। जब हम फ्रूट की बात करते हैं तो हम सीजनल फ्रेश फ्रूट की बात करते हैं। सीजनल फ्रेश फ्रूट की डेफिनेशन क्या है? सीजनल फ्रेश फ्रूट की डेफिनेशन ये है कि जो फ्रूट मौसम में अवेलेबल है वो फ्रेश फ्रूट है। अगर आप दिसंबर के महीने में आम खाएंगे तो फ्रेश आम नहीं मिलेगा आपको, फ्रोजन आम मिलेगा, वो रिकमेंडेड नहीं है। आम के सीजन में आम खाइए, सेब के सीजन में सेब खाइए एंड सो ऑन। फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो सबसे अहम बात है जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं है, इसमें एक बहुत ही माइल्ड किस्म के एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट भी है। यानी आप समझ लीजिए कि मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं इसमें। तो आप ये देखिएगा कि जो लोग सीजनल फ्रूट्स राउंड द ईयर खाते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं और उनको कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते वो।
ड्राई फ्रूट्स में मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स आपके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लिहाजा मिनरल्स ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए। बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। फूड की हम बात करते हैं तो रॉ एंड ऑर्गेनिक फूड, दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। रॉ फूड, जैसा कि आपको मालूम है कि फिश है और मीट है, ये सारे रॉ फ्रूट्स के तौर पर हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, रॉ प्रोटीन के तौर पर। ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक प्रोटीन वो चीजें हैं जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स इस्तेमाल होते हैं उसके फूड के तौर पर, तो वो ऑर्गेनिक फूड, यानी गाय अगर घास खाती है और चारा खाती है, उसकी बेसिस के ऊपर अगर हम उसको उसका गोश्त खाते हैं तो वो ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक मीट है। प्रोसेस फूड और फ्रोजन फूड बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता। फ्रीजर में रखे हुए गोश्त या किसी भी खाने की मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ और ये नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो मिनिमाइज हो जाती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर अगर 100 ग्राम की गोश्त की न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 कैलोरी है और उसको हम फ्रीज कर दें, तो जो बड़े का गोश्त है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 3 दिन तक बरकरार रहती है। 3 दिन बाद वो कम होना शुरू हो जाती है, 95, 90, 85, 80, 75, 70 एंड सो ऑन। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू यानी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती जाती है। चिकन की न्यूट्रिशनल वैल्यू 24 आवर्स तक रहती है, उसके बाद कम होना शुरू होती है, और बीफ और मटन की 72 आवर्स रहती है। जो आपको बाजार में फ्रोजन मीट या चिकन मिलता है वो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ और वो आपको नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है वो मालूम नहीं, जबकि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो हमेशा फ्रेश मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल करें और फ्रोजन मत इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो दूसरी और फ्रोजन चीज़ें मिलती हैं बाजार में, जैसे मिसाल के तौर पर जो समोसे हैं और इस किस्म की जो दूसरे आइटम्स हैं, स्वीट्स हैं, वो भी कम से कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात ये है कि बच्चों का जो ईटिंग बिहेवियर वो क्या होना चाहिए और उसमें डिसिप्लिन का क्या अमल दखल है। तो ईटिंग बिहेवियर के हिसाब से याद रखिए कि बच्चे हमेशा एक साथ पूरी फैमिली को खाना खाना चाहिए। माँ बाप और बच्चे एक साथ खाना खाएंगे, डाइनिंग टेबल पे बैठिए आप एक साथ और खाना खाइए। अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए उसको आप, लेकिन दरमियान में आप खुद से उसको नहीं खिलाएंगे। जब उनको भूख लगेगा आप उनको निकाल के दे दीजिए प्लेट में और कहिए कि खुद खाओ, और साथ में ये भी ताकीद कर दीजिए कि खाना खाने का जो वक्त है वो एक वक्त है, सब साथ मिल के खाते हैं, आप अलग से नहीं खाएंगे। नेक्स्ट जो मील टाइम है उस पर आप याद रखिएगा कि आपको पूरा खाना मुकम्मल करके खाना है, दरमियान में आपको नहीं खाना। तो ये जब तक बच्चों को आप कंपेल नहीं करेंगे, जब तक उनकी आदत नहीं डालेंगे, तो फिर वो दरमियान में, मैं अम्माओं को देखता हूँ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, हमारी फैमिली में भी ऐसी खवातीन हैं कि वो बच्चे के पीछे पीछे घूम रही होती हैं और खाना लेकर के, निवाला लेकर के घूम रही होती हैं। दिस इज वेरी बैड प्रैक्टिस, ये बहुत डिसिप्लिन के खिलाफ है और इसमें बच्चों की आदत खराब होती है, तो ऐसा आप हरगिज ना करें। बॉडी वेट, आप देखिए कि वॉच द बॉडी वेट एंड वॉच द बीएमआई। बॉडी वेट वॉच करने के लिए आपको जरूरी ये है कि आप उसको कम शुगर दीजिए बच्चे को और कम फैट दीजिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बटर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खिलाया जाता है, ऐसा ना करें आप। अगर बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो आप ये चीज़ें बिल्कुल भी मुकम्मल तौर पर डिस्कार्ड कर दीजिए। जो बच्चे के बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल्स की एक एक्सपेंडिंग कैपेसिटी है, या आप यूं कह लीजिए कि उसका एक नेचर है, या उसकी उसमें है
नेचर है उसको एक्सपेंड करने का या फिल करने का या वेट गेन करने का। तो अगर आप फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खिलाएंगे बच्चे को तो उनके सेल की मैंने बॉडी सेल की एक टेंडेंसी हो जाएगी उसको एब्जॉर्ब करने की और वेट गेन करने की, एक्सपेंड करने की। और अगर एक दफ़ा ये आदत सेल के अंदर पड़ जाता है तो फिर ये मिनिमाइज नहीं होता। बच्चा हर एज में बेशक वो वेट रिड्यूस करे लेकिन फिर थोड़ा सा खाएंगे तो फिर वेट बढ़ जाएगा। तो बचपन में यानी विद इन 12 ईयर्स ये ज़रूरी है कि आप इसको कंट्रोल करें और मिनिमाइज करें फैट और कार्बोहाइड्रेट को। बॉडी वेट को वॉच करने का एक बेहतरीन तरीका जो है वो बीएमआई है और बीएमआई की कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। वेट इन केजी डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर उसकी हाइट, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा उसका बीएमआई। और बीएमआई जो है वो 18.5 टू 24 होना चाहिए, 24.5। तो वो आप देख लीजिए कि उसका जो बीएमआई है वो सही है कि नहीं। फूड इनटेक को कंट्रोल करें। याद रखिए कि जो स्टोमक है वो 15 दिन में एक्सपेंड हो जाता है या होने की टेंडेंसी रखता है। यानी कि अगर 15 दिन तक कोई भी शख्स जिसमें बच्चे भी शामिल हैं अगर वो खाना ज़्यादा खाएंगे तो 15 दिन बाद वही खुराक उनकी नॉर्मल खुराक हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा करेंगे, अगर बच्चे को ज़्यादा खिलाएंगे तो हर 15 दिन बाद उसकी खुराक बढ़ती चली जाएगी और फिर वेट पुट ऑन होता रहेगा। तो ऐसा ना करें आप। शुगर मिनिमाइज करें, केक मिनिमाइज करें, आइसक्रीम मिनिमाइज करें, मिठाई मिनिमाइज करें और चॉकलेट और टॉफ़ी और कैंडीज ये सब जो ला करके देते हैं वो मिनिमाइज करें आप। आइसक्रीम, केक, स्वीट्स, चॉकलेट, कैंडीज, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, नूडल्स, फ्रोजन फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूसेस, ये सारी चीज़ें मिनिमाइज करें। और साथ में मोबाइल फ़ोन भी मिनिमाइज करें उसका इस्तेमाल, इसलिए कि मोबाइल फ़ोन से एक तो विजन भी ख़राब होता है और दूसरे जो कान है उस पर भी, समाज पर भी असर पड़ता है। तो इसको आपको बच्चे की खातिर प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। स्लीप बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है रेस्टोरेंट रिलैक्सेशन के लिए। लिहाजा जो भी स्लीप की टाइमिंग है उस वक्त पे सो जाना चाहिए। ये इंसान की बॉडी को वाइटलाइज करता है और सिस्टम को नॉर्मल करता है। रिकमेंडेड आवर्स ऑफ स्लीप पर डे अगर आप देखेंगे तो इसमें न्यू बॉर्न यानी 0 to 3 मंथ्स पे 14 to 17 आवर्स हैं, इन्फेंट के लिए 12 to 16 आवर्स हैं, टॉडलर्स के लिए 11 to 14 आवर्स हैं, प्री स्कूल यानी 3 to 5 इयर्स के लिए 10 to 13 आवर्स हैं और स्कूल एज बच्चे 6 to 12 इयर्स के लिए 9 to 12 आवर्स हैं। टीन एज बच्चों यानी 13 to 18 या 19 इयर्स के लिए 8 to 10 आवर्स हैं एंड 18 and to 60 इयर्स के लिए ये 7 और मोर आवर्स हैं। 61 के लिए मजीद उसमें 7 to 9 आवर्स हैं एंड सो ऑन। तो स्लीप आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके जो बच्चे हैं उसकी स्लीप पूरी होनी चाहिए। एक और बात मैं आपको बता दूं कि बच्चे जब सोते हैं, खासतौर पर जो बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, तो नींद में उनके बोन्स एलोंगेट होते हैं यानी बढ़ते हैं साइज में। खास तौर पर जो पैर और हाथ के जो बोन्स हैं वो जब बच्चे सोते हैं तो बढ़ते हैं। अब अगर आपने बच्चे को सोने से रोक दिया या नहीं सोने दिया तो ऐसे बच्चों के कद कम हो जाएगा। आप देखिएगा कि बच्चे का जो कद कम है, अगर किसी माँ बाप की हाइट नॉर्मल है लेकिन बच्चे की हाइट कम है तो उसमें आप याद रखिए कि ये बुनियादी वजह है कि उस बच्चे को जब वो सोना चाहता था तो उसको सोने नहीं दिया गया कि बच्चे ज़्यादा नहीं सोते हैं, जाग जाओ, ये काम करो, वो काम करो। ऐसा नहीं करें आप। उसको नेचुरल तरीके से सोने दीजिए आप। और उसके लिए जो 9 to 12 ईयर्स के बच्चे हैं उनको 9 to 12 आवर्स की स्लीप चाहिए और जो टीनेजर्स हैं उनको कमोबेश 10 घंटे की स्लीप चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो उनकी हाइट भी अच्छी रहेगी और उनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। अब हम जेंडर की बात करते हैं, मेल फीमेल की बात करते हैं। हमें मालूम है कि जो
बच्चियां हैं वो जब जवान होती हैं या मैच्योर होती हैं तो वो मेंसेस के जरिए से हमें मालूम है कि लड़कियां जवान हो गई। मेल के लिए क्या है? क्या कोई आपको मालूम है कि मेल जवान कब होता है, बच्चा कब जवान हो जाता है, मर्द बन जाता है? ये मैं मेरे सर्वे के मुताबिक, जितने सर्वे मैंने किए हैं, 100% लोगों को, जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, किसी को पता नहीं है कि लड़का कब जवान होता है। लड़का जवान होता है जब उसके बगल में बाल आता है। दाढ़ी मोचे शर्त नहीं है, शर्त है बगल के बाल। तो अगर आपके बच्चे के बगल के बाल आने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि स्पर्म्स बनने शुरू हो गए हैं। अब आप केयर करें बच्ची का भी और बच्चे का भी। एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि दुनिया के कानून में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियां नहीं होनी चाहिए, ये ममानियत है। मेरे रिसर्च के मुताबिक 18 साल एक वैलिड एज है ही नहीं, यानी जवानी के हवाले से। एक लड़का जो है वो 16 साल में जवान हो जाता है, पीक पे होती है उसकी जवानी, और लड़की जो है वो 13 साल में जवान हो जाती है। तो 18 साल की क्या कैद है? अगर पाकिस्तान का ये कानून है या किसी भी मुल्क का ये कानून है, तो मैं समझता हूं कि ये वैलिड कानून नहीं है, इसकी कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये कानून जो है इसमें तरमीम होनी चाहिए और कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई लड़का 25 साल तक शादी नहीं करना चाहता है, ये उसकी मर्जी है। अगर कोई लड़की 25 साल तक शादी नहीं करना चाहती है तो ये भी उसकी मर्जी है, लेकिन उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते और पाबंदी नहीं लगना चाहिए। एक साथ साथ मैं ये भी और बात बता देता हूं कि एक टर्म इस्तेमाल होता है पीडोफीलिया, जो कि चाइल्ड सेक्स एब्यूज का एक एडवांस्ड स्टेज है। यानी चाइल्ड सेक्स एब्यूज जो है वो आपको अंदाजा है, और उसका जो एक्सट्रीम है जिसमें जो भी विक्टिम है अगर उसको इंजरी होती है तो वो पीडोफीलिया कहलाता है। अब चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज होता क्या है, क्यों होता है? उसकी वजह यही है कि अगर लड़का जवान हो गया है, 16 साल, 17 साल, 18 साल, और उसकी सेक्सुअल नीड जो है वो पूरी नहीं हो रही है, तो वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढेगा जिससे उसकी सेक्सुअल नीड पूरी हो सके। लिहाजा ये सेक्स एब्यूज यहाँ से शुरू होता है। और जो विक्टिम्स होती हैं वो कम उम्र बच्चियां होती हैं, इसलिए कि वो जो लड़का है 17, 18, 19, 20 साल का, उसके काबू में बड़ी बच्चियां नहीं आती, छोटी बच्चियां आती हैं। तो ये चाइल्ड सेक्स अब्यूज का ये शुरुआत है। इससे आप अपने बच्चों को महफूज रखिएगा। एक और बात जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि ये जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज है ये पूरी दुनिया में है, जबकि पूरी दुनिया में सेक्स पे पाबंदी नहीं है, लिबरल सोसाइटी है, लेकिन वहां पर भी सेक्स अब्यूज है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जो बच्चियां या जो उनकी उनकी जो मदर्स हैं, अगर वो मिसबिहेव करती हैं किसी के साथ, अगर मदर किसी लड़के के साथ, किसी मर्द के साथ मिसबिहेव करती हैं, और वो औरत अगर उनके काबू में नहीं आती, तो उनके बच्चों पे, बेटियों पे वो बदला लेते हैं। और ये एक रिसर्च स्टडी है, मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है और फाइंड आउट किया है। इसलिए कि मगरिब में ये प्रॉब्लम क्यों है? अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान में, ये इस्लामिक सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, इनहिबिशन है, प्रोहिबिशन है, बात समझ में आती है। मगरिब में क्यों है? मगरिब में तो इसकी छूट है, लेकिन फिर भी वहां पे चाइल्ड सेक्स अब्यूज है, वहां पर भी पीडोफीलिया है। और उसकी वजह जो है वो मिसबिहेवियर ऑफ द गर्ल और द बॉय और द पेरेंट्स, पर्टिकुलरली द मदर। लिहाजा मदर्स को मेरा पैगाम ये है कि कभी भी किसी से भी आप मिसबिहेव ना करें, और ये जो आप कहते हैं ना शख्सी आज़ादी के नाम पर, शख्सी आज़ादी आपको ज़रूर हासिल होनी चाहिए, लेकिन नॉट 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 विथ मिसबिहेवियर। मिसबिहेव ना करें आप किसी के साथ, बिहेवियर आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज का।
एक्सरसाइज का जो पॉइंट है उसमें एक्सरसाइज आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मोबिलिटी देता है और रेजिलियंस देता है। फ्लेक्सिबिलिटी आप समझते हैं कि जोड़ को जो फ्लेक्सिबल बनाना, मोबिलिटी यानी चलने फिरने और उसको इस्तेमाल करने के लिए, जोड़ों का इस्तेमाल करने के लिए, यानी कोई भी चीज़ अगर चलते हैं तो वो मोबिलिटी है। तो अगर जॉइंट फ्लेक्सिबल है तो आपको चलने में आसानी रहेगी, अगर जॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं है तो चलने में मुश्किल होगी। रेजिलियंस जो है वो एक ऐसा वर्ड है, ऐसी चीज़ है जिसमें कि अगर आपको मिसाल के तौर पर आप गिर जाती है बच्चे, तो बच्चे अगर गिर जाते हैं तो कितनी देर में वापस अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं या उठ जाते हैं, ये रेजिलियंस है। यानी कोई भी शॉक है या कोई भी सेटबैक है, उस शॉक और सेटबैक से कितनी जल्दी आप या आपका बच्चा जो है वो वापस दोबारा अपनी उस पे आ जाता है, तो वो उसको उस वर्ड को हम रेजिलियंस कहते हैं। रेजिलियंस लाजमी तौर पर होना चाहिए। वो बच्चा जो गिर जाने के बाद माँ बाप से मदद मांगता है कि मुझे उठा दो, मैं गिर गया, हेल्प मी, ये वो, हरगिज ना करें ऐसा। बच्चा अगर गिर जाता है, अनलेस के उसको कोई सीरियस डैमेज हुआ है या होने का खदशा है, फिर तो आप आगे बढ़ के उसकी मदद करें। लेकिन अगर वो मिसाल के तौर पर सोफे पर से कालीन पे गिर गया है, तो हरगिज मत उठाइए उसको, आप रोने दीजिए, उसको कहिए खुद से उठो। ये रेजिलियंस पैदा करेगा। और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, उसके लिए आप टाइम निकालें। फिजिकल एक्सरसाइज बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करती है। याद रखिए कि जो इम्यूनिटी है वो एक्सपोजर टू नेचर से होता है, यानी गर्मी, जाड़ा या सर्दी और बारिश, इसमें जितना ज़्यादा आप अपने आप को, बच्चों को एक्सपोज करेंगे, उतना ज़्यादा वो इन्फेक्शन रेजिस्टेंट होगा, बीमारियों से उतना ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होगा, वो इम्यून हो जाएगा इस किस्म की तमाम एडवर्स सिचुएशन से, और उसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बढ़ जाएगी, उसकी विलनेस बढ़ जाएगी, उसके अंदर एजिलिटी आएगी, फुर्ती आएगी, उसके अंदर काम करने का और चलने का फिरने का जो है वो एजिलिटी बढ़ जाएगी, और एज ए रिजल्ट उसका स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों को नेचर से एक्सपोज करें, और ये हरगिज ना सोचें कि बच्चा अगर गर्मी में निकल जाएगा तो उसको लू लग जाएगा, बरसात में बारिश में चला जाएगा तो उसको नजला हो जाएगा। होने दें नजला, कब तक नजला होगा, कितनी दफा होगा, 2 दफा, 4 दफा, 5 दफा, उसके बाद बच्चा ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से गर्मी में मैं देखता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ, कराची है बहुत बड़ा शहर है, करोड़ों की आबादी है, लाखों लोग दोपहर में शदीद गर्मी में घूम रहे होते हैं, दुकानों पे बैठे होते हैं, लेकिन लू कितनों की लगती है, एक दिन में 2 आदमी को लू लगती है, 4 आदमी, 5 आदमी को लू लगती है, जबकि एक्सपोज्ड हैं कम से कम 20, 25, 50 लाख लोग एक्सपोज्ड हैं, और उनमें से 2 लोगों को लू लगती है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपका बच्चा उसी 2 शख्स में शामिल हो, तो मैं इसे एग्री नहीं करता। उसको उन 20 लाख लोगों में शामिल कीजिए जो कि सुबह से लेकर के शाम तक धूप में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और एक्सपोज्ड होते हैं, धूप में, बरसात में, जाड़े में और हर तरह के मौसम में। तो उसको आप एक्सपोज करें, एक्सपोज करेंगे तो उसकी फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।